अगर कोई सैंपल हमारा नॉन स्टैंडर्ड आए, नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशन, तो उस पर एज पर FCO उस पर कार्रवाई होती है। ऑर्गेनिक किस्म की खादें आती है जिसमें ऑर्गेनिक मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, सिटी कंपोस्ट है। नेचुरल फार्मिंग में ये ऑर्गेनिक भी हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे है वैसे ही रहने देना है। क्या वो कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई है कोई, मतलब रिसेंट पास्ट में? फ्रॉम सोर्स ही हम उसको सीज करते हैं। और लास्ट ईयर में जहाँ तक मुझे याद है 270 MTs जो है हमने सीज किया है फ्रॉम द मार्केट। जी सिकैब के लिए ये हमें इतने ग्राम्स डालने हैं, इतने लीटर में, तो तभी स्प्रे करना है। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो बाग तो जलेगा ही। कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। आज की मुलाकात की इस सीरीज़ में, जो कि बिल्कुल डेडिकेटेड है पूरी सीरीज़ ज़राअत के हवाले से, जो कि जम्मू कश्मीर का बुनियादी आमदन है, बुनियादी सनत है, तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं अपनी पैदावार को बढ़ावा देने के लिए, पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, वीडिसाइड इस्तेमाल होते हैं, फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं, फंजिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं। तो इन सारे अद्वियात पर, इन सारी केमिकल्स पर बात करने के लिए आज हमने तकलीफ़ दी है फ़िरोज़ अहमद शापू साहब को। ये डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर में, और इस वक्त ये तैनात हैं पुलवामा में। लेकिन इससे पहले ये एनफोर्समेंट विंग में काफ़ी टाइम से रहे हैं और इनकी खासी नॉलेज है इन केमिकल्स के हवाले से। फिरोज़ साहब, आपका खुशामदीद। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी यहाँ पे इस मौजू पे बोलने के लिए। बेसिकली शुरुआत इस बात से करेंगे कि ये बेसिकली जो एग्रीकल्चर हमेशा से दुनिया में रहा है या कश्मीर में रहा है, ये प्राइमरी इकोनॉमी है हर सोसाइटी की, और इसमें हमेशा से इंसान ये कोशिश करता आया है कि जो मैन्योर्स होंगे जिनका इस्तेमाल होता है, न्यूट्रिएंट रिच रूटीन साइकिल में ज़िंदगी के बन जाते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पिछली सदी के अवाखिर में पार्टीशन के फ़ौरन बाद जो तहरीक चली कि हमें ज़्यादा उगाना है, तो उसमें फर्टिलाइज़र्स का बड़ा रोल रहा। जी। तो फिरोज़ साहब, हमें ये बता दीजिए कि ये जो तब्दीली आई मैन्योर से फर्टिलाइज़र की तरफ, केमिकल की तरफ, ये कहानी कश्मीर में कैसी रही, इसकी हिस्ट्री क्या रही? हाँ देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पहले ही बोला। इसकी जो हिस्ट्री है, जो भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पहले से ही हम कल्टिवेट करते आ रहे हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, तो इनकी प्रोडक्शन जो जैसा आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक टाइप पे हो रही थी, तो फिर पॉपुलेशन भी कम थी, तो हमारा पूरा हो जाता था। लेकिन वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते फिर इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती गई। तो इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी, जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड आई थिंक, तो फिर ये वर्ल्ड में केमिकल का जो है वो स्टार्ट होने लगा। US, यूरोपियन कंट्रीज़, जापान, उन्होंने पहले ये स्टार्ट किया, 1950s में ही स्टार्ट हुआ। तो इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि ये बड़ा एस्पेक्ट है। एक क्रॉप को एक सॉइल जो है फर्टाइल सॉइल चाहिए, फिर हमारा सीड जो है वो एक क्वालिटी सीड होना चाहिए, फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो केमिकल्स का है, फर्टिलाइज़र्स का है, पेस्टिसाइड्स का है, क्योंकि डिजीज़ का मसला आ गया। पहले बहुत कम डिजीज़ हुआ करती थी, तो अब फिर जब डिजीज़ भी बढ़ती गई तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये सब अद्वियात जो हैं या कीमियाई खादें जो हैं वो हमें डालनी पड़ी, ताकि जो हमारा क्रॉप है वो हेल्दी रहे, डिजीज़ रेजिस्टेंट बने और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़े। फिर इंडिया का सिनेरियो आ गया तो 1960s से ही, 50s के बाद ही, जैसा आपने कहा कि इसके बाद पार्टीशन के बाद ही, तो यहाँ भी स्टार्ट होना हो गया, ये शुरू हो गया। तो यहाँ पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का, जिसके ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं हम, तो वो स्टार्ट हुआ क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन को फीड अप करने के लिए, डिमांड को फुलफिल करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब हमने यहाँ भी यूज़ किया। तो कश्मीर में भी ये हम पीछे
पीछे नहीं रहे, यहाँ भी 70s से ही स्टार्ट हुआ, ये रिवोल्यूशन ही चल रहा था तो उसमें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जब जैसा हम अपने सीनियर से भी सुनते आए हैं डिपार्टमेंट्स में कि स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल हो गया था ये फर्टिलाइज़र यूज़ कराना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था, तब भी नहीं मानते थे फार्मर्स के, नहीं जी ये केमिकल है पता नहीं क्या होगा। तो फिर डिमॉन्स्ट्रेशंस देनी पड़ी फील्ड लेवल पे, उनको बोला गया ज़मींदारों को, फार्मर्स को कि अगर आपके पास 10 कनाल है जरा 1 कनाल दे दो, कुछ मरले दे दो, उस पर हम करेंगे, ये ट्रायल करेंगे, देखेंगे। क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग, जब एक कोई देखता है प्रैक्टिकली देखेगा तो तभी वो इसको अडॉप्ट करेगा। तो फिर यहाँ पर भी ये स्टार्ट हो गया। अच्छा, बेसिकली हम इसको, इस जो हमारी मुलाकात है इसको हम पहले हम कोशिश करेंगे फर्टिलाइजर्स को समझने की। जी जी। हमारे यहाँ फर्टिलाइजर्स 2-3 किस्म के हैं, एक तो यूरिया होता है, जी जी जी, एक पोटाश होता है और तीसरा NPA होता है। जी जी। तो कश्मीर में जो हमारी रिवायत है तो हम किसको प्रेफर करते हैं और क्यों करते हैं? देखिए, स्टार्ट जो हुआ है यहाँ, जैसा आपने कहा कि यूरिया, DAP, MOP, ये जो मेन 3 क्रॉप्स है जिनसे एक फार्मर, एक ज़मींदार जो है फुली अवेयर है। तो प्रेजेंटली मैं बताऊंगा ये 3 ही नहीं बल्कि बोरान होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी इस वक्त मार्केट में हैं और वो यूज़ होते हैं डिफरेंट क्रॉप्स में। तो इनका यहाँ पे एक मैकेनिज़्म है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है J&K का, इसमें लॉ एंड एनफोर्समेंट विंग है एक, जो कि फर्टिलाइज़र का, जहाँ तक आपने कहा कि इसमें फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 है, तो वो गवर्न करता है, रेगुलेट करता है सारे फर्टिलाइज़र्स को, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो फर्टिलाइज़र्स जितने भी हैं। तो ये सभी यहाँ आते हैं, बायो फर्टिलाइज़र भी आते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी आते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र भी आते हैं। तो ये सभी यहाँ जब कश्मीर में आते हैं तो इनमें एक पहले मैकेनिज्म ये है कि जितनी कंपनियाँ यहाँ लाती हैं वो सभी लाइसेंस्ड होते हैं, रजिस्ट्रेशन उनकी होती है यहाँ पर हमारे डायरेक्टरेट में। तो जब उनकी रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद उनके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम इनका एक अपना गोडाउन होता है, जिस गोडाउन में वो जो भी माल लाते हैं वहाँ से फर्टिलाइजर लाते हैं वो यहाँ आता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी जाता है। इस वक्त ये ऑनलाइन सिस्टम है फर्टिलाइज़र का। आपको अगर फर्टिलाइज़र लाना है डीलर से, वहाँ एक पॉस मशीन है सर। जब आप जाओगे वहाँ पॉस मशीन में, जब वो एंटर आपका नाम करेगा, उसमें एक लिखेगा यूरिया की एक 50 kg की बोरी, DAP, MOP जो भी आपको लेना होगा, वहाँ से एक प्रिंटेड आपको निकलेगी बिल। वो बिल वही निकलेगी जो कि अप्रूव्ड बिल है, क्योंकि यूरिया, DAP, MOP और NPA, NPK का हमारा ये कंट्रोल्ड है, इसमें रेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो उस रेट पे ही वो बिल निकलती है। तो एक फार्मर जो है जब वहाँ जाएगा डीलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो वहाँ से वो बिल वो पॉस मशीन के थ्रू ही लेगा। और ये ऑनलाइन ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को आता है, हमें हमारे पास पहुँचता है कि यूरिया के 3000 MTs यहाँ कश्मीर में आ गए हैं, उसमें 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स को आए हैं, कौन सी गाड़ी आई है, चालान नंबर क्या है, कौन सा डीलर है। तो वहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स में इंस्पेक्टर्स हैं, वो वहाँ से सैंपल उठाते हैं, सैंपल लैब को जाता है, वो जब ओके आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस अगर कोई सैंपल हमारा नॉन स्टैंडर्ड आए, नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशन, तो उस पर एज पर FCO उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो लैब है, मतलब मैं तो यही पूछने जा रहा था कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन तो ओके, तो उसमें तो कोई मसला नहीं, जी जी। लेकिन मुझे क्या पता कि मैं वाकई पोटाश यूरिया खरीद रहा हूँ या मैं कुछ और खरीद रहा हूँ। जी जी। और उसका जो हमारा सेटअप है वो कैसा है, कहाँ है, कितना बड़ा है, कितना फास्ट है, कितना रॉबस्ट है। जी जी। जो फर्टिलाइज़र का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारा DAP, MOP, यूरिया, एवं हमारी ऑर्गेनिक लैब भी है, सिर्फ बायो फर्टिलाइज़र का हमारा बाहर जाता है, बाकी सभी अपनी लैब में, जो लाल मंडी में लैब है वो नोटिफाइड लेबॉरेटरी है, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है। वहाँ से बहुत ही कम टाइम में आपको रिजल्ट आता है। और इवन मैं फार्मर्स को आपके वसादत से बोल रहा हूँ कि मैं वैसे भी फील्ड में उनको बोलता था कि जब आप जाओगे आप उनको बोलो भी कि ये अगर यूरिया किसी कंपनी का है, इफ्को का है, IPL का है, चंबल का है, जितनी भी कंपनियां यहाँ पर है, इस बैच का, इस लॉट का सैंपल हुआ है क्या, उसका टेस्ट रिपोर्ट भी आया, वो भी आया होगा। तो जब वो देखेंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि नहीं जी वाकई इसमें, अगर यूरिया ये कह रहे हैं कि इसमें 46% नाइट्रोजन है, तो ये है वाकई। तो लेकिन हमारे पास अपनी फैसिलिटी है जम्मू कश्मीर में। यस,
तो उस वहाँ मतलब ये जो फैसिलिटी है इसमें कितने लोग काम करते हैं और ये कितने सैंपल्स ये ट्रीट करता है इन अ ईयर? ये हमारी जो लेबोरेटरी है इसके 3 सेक्शंस है हमारे। एक है पेस्टिसाइड का सेक्शन, दूसरा है ऑर्गेनिक का सेक्शन, तीसरा है केमिकल फर्टिलाइजर्स का सेक्शन। इसमें काफ़ी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो काम करते हैं। तो सैम्पलिंग का जहाँ तक आपने अब छेड़ा, तो 2024-25 जो अभी गया, अराउंड 5000 मतलब 4844 ऐसा कुछ मुझे फिगर याद था जब मैं अभी था वहाँ। उसके बाद भी अभी अप्रैल और मई अप टू दिस डेट अभी भी मेरे ख्याल से मोर देन 1000 सैंपल और आए होंगे ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर एंड सीड। तो इसमें मोस्ट ऑफ द सैंपल जो है हमारी लैब को जाते हैं। सिर्फ कुछ जो पेस्टिसाइड की कम्बिनेशंस हैं हमें जो यहाँ अभी अपग्रेड नहीं हुई है लैब, वो बाहर जाते हैं। तो बाकी सभी यहीं जाते हैं। अच्छा, है हमारे पास फैसिलिटी है। क्या वो तो ये ब्लैकलिस्ट हुई है जो फर्टिलाइजर मतलब हम कितना कंज्यूम करते होंगे? हम तो वन ऑफ द हाईएस्ट हैं पर स्किन के, या पंजाब ज्यादा हाईएस्ट? नहीं, जो हमारा कश्मीर का है फर्टिलाइजर यहाँ उतना ज़्यादा नहीं होता। अब यहाँ पर हमारा जो हॉर्टिकल्चर की वजह से जो हमें है, प्लस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, पंजाब से तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक फर्टिलाइज़र यहाँ पर अब केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। दो हमारे पास ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है। वो सिलेक्टेड फार्मर्स और विलेजेस भी है हमारे कश्मीर में जहाँ पर प्योरली ऑर्गेनिक फूड क्रॉप्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके लिए भी ऑर्गेनिक किस्म की खादें आती हैं? जी, उसमें ऑर्गेनिक किस्म की खादें आती है जिसमें ऑर्गेनिक मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, सिटी कंपोस्ट है, प्रोम है। ये सारे जो है एज पर FCO जो इसमें इंक्लूड हुए हैं वो सारे उसमें यूज़ होती हैं। तो ऑर्गेनिक में वो है। दूसरा जो भी लेटेस्ट हमारा एक आया है नेचुरल फार्मिंग का। नेचुरल फार्मिंग में ये ऑर्गेनिक भी हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो उसमें जब वो क्रॉप हमें जब उसमें हार्वेस्ट करते हैं, जो उसका रेजिड्यू रहता है वही उसमें एज फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। उसमें यहाँ से हम कुछ नहीं डालते हैं। तो वो भी स्टार्ट हुआ नेचुरल फार्मिंग का। उसमें भी बेनिफिशरीज हमारे कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो उनमें अभी रिसेंटली हमने पहले क्या किया कि उसमें हमें सॉइल सैंपल लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सॉइल में देखना है कि क्या है इस वक्त, सॉइल स्टेटस क्या है, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसके बाद फिर देखेंगे कि नेचुरली जो हमारा है वो कैसा आएगा। यूजुअली जब आप फर्टिलाइजर्स का टेस्ट करते हैं लैब में, तो इनमें से कितना % खोटा निकलता है और उसके बारे में फिर कौन सा फॉलो अप है? क्या वो कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई है कोई मतलब रिसेंट पास्ट में? इसमें ऐसा है कि फर्टिलाइज़र में जब हम मोस्टली जो केमिकल फर्टिलाइजर्स में हमें कोई भी ऑलमोस्ट नॉन स्टैंडर्ड नहीं आता है। जो ऑर्गेनिक्स हैं, ऑर्गेनिक्स में हमें बहुत सारे ये फेल होते हैं एज पर स्पेसिफिकेशंस जो स्पेसिफाई उस पर होता है। जैसे वर्मी कंपोस्ट में क्या स्पेसिफिकेशन है एज पर FCO, अगर वो उस स्टैंडर्ड में बराबर नहीं आता है तो उसमें क्या होता है कि हम पहले कंपनी जो है, कंपनी का वेयर हाउस जो है, हर एक चाहता है मार्केट को कैच करना। कंपनी वाले पहले ही लाते हैं और उनको डायरेक्शन है कि वो पहले ही माल लाते हैं बिफोर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड देन टू द फार्मिंग कम्युनिटी, जब उनको वो चाहिए। तो ऐसा होता है, मैकेनिज्म ऐसा है कि जब आप कंपनी वाले हो, आपने माल लाया, यू आर बाउंड टू इंटीमेट द एनफोर्समेंट एजेंसी कि मैंने जी प्रोम का 10 MT लाया है मेट्रिक टन्स, ऑर्गेनिक मैन्योर का 5 MT लाया है अंडर दिस लॉट और बैच नंबर। तो इसकी सैंपलिंग पहले ही सोर्स से होती है। तो क्योंकि लैब हमारी ही करती है, विद इन अ वीक्स टाइम इसका रिजल्ट भी आता है। और अगर ये डाउन होता है तो फ्रॉम सोर्स ही हम उसको सीज करते हैं। और लास्ट ईयर में जहाँ तक मुझे याद है 270 MTs जो है हमने सीज किया है फ्रॉम द मार्केट, जो कि दैट वाज नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशंस। और उसके बाद क्या होता है, जो सीजर होता है उसकी कस्टडी देते हैं कंसर्न जो तहसीलदार मजिस्ट्रेट्स होते हैं। फिर उसमें चार्जशीट जाता है, वो कोर्ट को जाता है। वी कैन गो फॉर FIR ऑल्सो। जो भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में उसमें डायरेक्शन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब अगर हम देख लें ये पेस्टिसाइड्स का मसला, जी, पेस्टिसाइड्स, फंजिसाइड्स या जो भी इसमें है,
वो बेसिकली हमारे हार्टिकल्चर की वजह से है, क्योंकि एप्पल हमारा मेन स्टे है तो इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का। लेकिन ये अजीब आपको नहीं लगता है कि हार्टिकल्चर का डिपार्टमेंट अलग है लेकिन जो सबसे क्रूशियल इनपुट है वो एग्रीकल्चर ने अपने पास रखा है? नहीं, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें अभी रिसेंटली क्या, अब तो बहुत टाइम हुआ, 2015 में इनको भी पावर्स दिए गए। जो हमारे हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनको इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर्स के पावर्स दिए गए हैं इन देयर ओन जुरिडिक्शन। जो उनका जोन होता है, जितने भी कश्मीर के में जोन हैं इनके हार्टिकल्चर के, तो वो भी करते हैं काम, वो भी इंस्पेक्शंस करते हैं, वो भी सैंपलिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अलग एजेंसी भी है अब, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, तो मेन जो है उसका मेन काम जो है वो यही करते हैं हमारी एजेंसी। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जी। 2 साल पहले या पिछले साल के शुरुआत में ही मैं कई ऐसे बागों में गया जिन्होंने पेस्टिसाइड्स यूज़ किए थे और पेस्टिसाइड के बाद बाग इतना बीमार हो गया कि बाग ही काटना पड़ा। जब वो गए हार्टिकल्चर के पास तो उनको कहा गया कि इसमें हमारा रोल कोई नहीं है, ये एग्रीकल्चर वालों ने अप्रूव किया है तो आप एग्रीकल्चर वालों के पास मतलब ये यहाँ सो वो दर की ठोकरों में उन्होंने नया बाग शुरू किया है। लेकिन इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में एक बड़ी क्राइसिस होती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं बताऊंगा आपको, जो भी यहाँ पर पेस्टिसाइड आता है, जिस तरह मैंने अभी फर्टिलाइजर का कहा, अराउंड 115 कंपनीज यहाँ रजिस्टर है, उससे भी ज़्यादा मत होगी। ये तो मैं रिसेंटली जो मुझे डाटा था जब मैं वहाँ पर था, तो सारी कंपनियाँ मतलब 5, 10, 15 प्रोडक्ट्स यहाँ लाते हैं एज पर द शेड्यूल ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जो भी रिकमेंडेड होगा वही लाएगा, वरना मार्केट में नहीं चलेगा। तो जितनी भी कंपनियाँ हैं उनके वेयर हाउसेस पे माल आता है। एक मॉलिक्यूल के अगर 5 बैचेस भी होंगे, वो सभी ईच एंड एवरी बैच सैंपलिंग होती है फ्रॉम द सोर्स। मतलब ये मैं आपको मतलब खुद प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ जो हम करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसा आपने कहा कि किसी का ये ऑर्चिड का, ऐसे बहुत सारे ऑर्चिड हैं, एक में गया। इसमें देखो, ऐसे ब्लेम गेम से तो मसला हल नहीं होगा। पहले ये देखना है कि उसने कौन सा केमिकल, कौन सा मॉलिक्यूल वहाँ यूज़ किया है, किस कंपनी का है, ठीक है। फिर जो पैकेज एंड प्रैक्टिस है, पैकेज एंड प्रैक्टिस का जो है कॉस्ट एंड हॉर्टिकल्चर का रोल है। सो फॉर हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज कंसर्न, एवरी ईयर वो शेड्यूल निकालते हैं, या तो स्प्रे शेड्यूल वनान सो मोस्टली एप्लस नेरान, बाकी क्रॉपन कम तिमन नेरान। तो एक तो वो देखना है कि क्या वो केमिकल जो मॉलिक्यूल उन्होंने यूज़ किया है क्या वो रिकमेंडेड था, नंबर 1। नंबर 2, क्या एज पर द डोजेज उन्होंने वो किया अप्लाई कि नहीं किया, क्या उन्होंने एडवाइस मांगी थी, क्या उनके पास एक्सपर्ट्स के पास वो गए थे कि जी हमें जी इसमें ये प्रॉब्लम है, हम ये करेंगे और कैसे करेंगे। क्योंकि फार्मर जो है ना, ये जो केमिकल्स हैं ये बड़े ही टॉक्सिक है। अब आप छोड़ो ये, एक तो प्लांट को नुकसान, दूसरा ह्यूमन लाइफ। इसमें जो प्रोटेक्टिव कवरिंग उसको गियर लगाना है उस टाइम, क्योंकि इसके जो टाइप्स है, अगर मैं उसमें जाऊंगा, इसमें जो अगर ये जो है, ये अगर एक बोतल है, इस पे अगर साइन रेड वाला होगा, रेड इज हाईली टॉक्सिक, उसके लिए पूरा एक्सपर्ट होना चाहिए जो उसको स्प्रे करे। तो उसके बाद आता है इसका येलो, मॉडरेटली, उससे थोड़ा कम, लेकिन एक्सपर्ट होने चाहिए, पूरा उसका ये प्रोटेक्टिव गियर होना चाहिए, पर्टिकुलरली हेड, आईज, पूरी बॉडी नीचे तक। तो फिर उसमें ब्लू आता है, फिर ग्रीन आता है। तो ये सब भी देखना है एक फार्मर को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिकमेंडेड है, क्या वो रिकमेंडेड ही था और रिकमेंडेड डोज पे ही किया था, क्योंकि जो ये पार्ट है रिकमेंडेशन, ये साइंटिस्ट ने पूरी उम्र इस पे बिताई होती है, तभी वो किसी डोज पे पहुंचते हैं, किसी डिजीज के अगेंस्ट बोलते हैं जी सिकैब के लिए ये हमें इतने ग्राम्स डालने हैं, इतने लीटर में, तो तभी स्प्रे करना है। अगर हम ज्यादा करेंगे तो बाग तो चलेगा ही। अब किसकी गलती है, ये फिर लास्ट पे ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। फार्मर भी अवेयर होना चाहिए, हार्टिकल्चर का भी रोल है, एग्रीकल्चर का भी रोल है, कॉस्ट का भी रोल है, हर एक की जिम्मेदारी है ये, और फार्मर की सबसे, क्योंकि
लास्ट पे नुकसान किसको हुआ? फार्मर को। और मैं ये यहाँ आपको कह रहा हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट मिस ब्रांड या कोई अप टू नॉट स्टैंडर्ड होगा और उसने वो किया होगा, तो उस पर मैं इस वक्त भी कह रहा हूँ कि अगर आप उसको कांटेक्ट करें तो उसको वो मुआवजा वो मिलेगा। नहीं, ऐसे तो मुआवजे की बात हुई, खैर हुआ नहीं, लेकिन ये बात तो देखनी पड़ेगी आने वाले दिनों में कि क्या हम अकाउंटेबल एक डिपार्टमेंट को बनाएंगे लेकिन वो उसकी जिम्मेदारी का एक और हिस्सा किसी और को दे देंगे। ऐसी प्रॉब्लम है और ऐसा सिस्टम में बड़े मसले होते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो रिकमेंडेशन डोजेज के हवाले से या पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये तब तो सुकास्ट से आता है। लेकिन हमारे यहाँ पेस्टिसाइड्स और फंजिसाइड्स और ये जो दूसरे अद्वियात हैं, इनकी बड़ी भरमार है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्या आपके पास इतना स्टाफ है कि आप सब दवाइयों का टेस्ट करते हैं, या आप रिलाई करते हैं फेडरल सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी सर्टिफिकेट्स पर आप रिलाई करते हैं? देखिए, जहाँ तक इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का ताल्लुक है, पहले वही मॉलिक्यूल रजिस्टर होंगे जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जिनकी सर्टिफिकेट जो रजिस्टर है, नंबर 1। नंबर 2, जब वो किसी भी स्टेट और यूटी में आएंगे तो वहाँ रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन भी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्वियसली जो रिकमेंडेशन होगी फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस या जो भी हमारे क्रॉप्स हैं उनके हिसाब से ही होगी। तो उनके हिसाब से ही यहाँ पर फिर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसा मैंने अभी कहा कि ईच एंड एवरी बैच, ये मैं यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ कि सैम्पलिंग होती है। We do not rely on companies test report even। वो हमें जब माल आते हैं अपनी कंपनी में जहाँ मैन्युफैक्चर हुआ होता है, वो उस हर एक बैच का हमें दिखाते हैं, तो हम उस पर भी भरोसा नहीं करते हैं। हम वी सिटिल ड्रॉ द सैंपल, और जितने यहाँ होते हैं एनालाइज वो यहाँ करते हैं, जितने नहीं होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम बाहर भेजते हैं। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी जो अपेक्स बॉडी है फरीदाबाद, वो फिर रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो हमारे हैं RPTLs, वहाँ भेजते हैं, वहाँ से टेस्ट होके आते हैं, तो तभी ये काम चलता है, ऐसे नहीं। एक और चीज़ है जो जम्मू कश्मीर की एक और डिस्टिंक्शन है, वो ये कि हम उन स्टेट्स में से हैं या उन इलाकों में से हैं जहाँ विदिन बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते हैं। मतलब आप मैक्सिमम मुल्क की बाकी रियासतों में उतनी इंसेक्टिसाइड्स बनाने की फैक्ट्रियाँ नहीं हैं जितनी जम्मू में है। जी ठीक है, तो क्या आपको कोई अंदाजा है कि हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, उनमें से कितना हम खुद ही यूज करते हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कश्मीर में तो हमारा पेस्टिसाइड का कोई नहीं है। जम्मू में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ी ब्रह्मना साइड, तो वहाँ है, बहुत सारे हैं। तो मोस्ट ऑफ द उनका जो प्रोड्यूस है, जो कॉमनली यहाँ यूज होते हैं, वो तो यहाँ कंज्यूम होता है, प्लस अदर स्टेट्स में भी जाता है। और इसी तरह जो अदर स्टेट्स में कंपनीज हैं वो भी यहाँ रजिस्टर है। हमारी जम्मू की ही यहाँ रजिस्टर नहीं है, पूरे इंडिया की सही वो यहाँ पर रजिस्टर है। तो वो वहाँ से लाते हैं, जो भी डिमांड होती है उनको अपने अपने हिसाब से जो मार्केट उनका बनाया होता है, तो उस हिसाब से वो लाते हैं। इसमें कितने लाइसेंस किसी की कैंसिल हुई है रिसेंटली? जुर्माना हुआ है किसी पर? क्योंकि हमेशा मसला रहता है। जी, जब भी इनका कोई बैच जो है नॉन स्टैंडर्ड या मिस ब्रांड उसको कहते हैं, और अप टू द नॉट अप टू द स्टैंडर्ड आता है, एक तो पहले ही जो मैंने कहा कि सीजर, अगर सोर्स पे ही सारा माल होता है वो सीज होता है, उसके बाद इसमें चालान जाता है कोर्ट को। तो हर एक, अगर पिछले 5-10 साल का भी देखेंगे, मतलब लैक्स में हमारा जो है वो इनका फाइन होता है कंपनीज का वहाँ पर, क्योंकि इसमें भी इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और इंसेक्टिसाइड रूल 1971 गवर्न करता है। उस हिसाब से जो भी पनिशमेंट पेनल्टीज अंडर डिफरेंट कंट्रावेंशन, जो भी कंट्रावेंशन, इट इज़ नॉट ओनली कि उनका ये डाउन आ गया, बहुत सारे कंट्रावेंशन है कि कोई 10 मॉलिक्यूल बेचता है, 5 की ही लाइसेंस है उसके पास, इंक्लूड नहीं किया है, उस पर भी कर सकते हैं हम। इवन आप ये देखें कि जो लाइसेंस है, लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड, मतलब प्रोमिनेंट के साथ 91
वन तमिस दुकानदारस येल्ले तुम गछिव यह गछ आसिन तमिस लगित कौन अगर नसा लगित तथ पे हेको चालान कर माइनर कंट्रावेंशंस भी है, मेजर कंट्रावेंशंस भी है, लेबल का भी कभी डिफेक्ट होता है, लेबल में भी प्रॉब्लम होती है, उस पर भी होते हैं। तो अदर कंट्रावेंशंस में भी होते हैं और जो मिस ब्रांड है उसमें होता ही होता है और लाखों में इनका जो फाइन है होता है, क्योंकि हमारा काम होता है कोर्ट तक पहुंचाना। फिर कोर्ट देखती है कि इसमें हमारा इसमें इम्प्रिजनमेंट भी है। तो अब वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है और मैं आपकी वसादत से मैंने अगले पिछले जो प्रोग्राम्स थे उनमें भी मैं ये हमारे जो जज साहिबान हैं कि उसमें जो मैक्सिमम इसमें पनिशमेंट है वो भी दी जाए, सो दैट कि आगे ये गलत ना करें। ये जो हमारे यहाँ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की बड़ी बास्केट है, इसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, इनमें से है पेस्टिसाइड्स, फंजिसाइड्स या जो भी केमिकल बास्केट मैं कह रहा हूँ, उसमें जो सरकारी फैक्ट्री से आता है या सब प्राइवेट है? नहीं, ये सारा प्राइवेट है जो कि, लेकिन फर्टिलाइजर में जो है सब्सिडी गवर्नमेंट के थ्रू ही आती है। गवर्नमेंट ही इसको वहाँ मिनिस्ट्री जो है वहाँ से ही ये इसका जो है प्लान, मूवमेंट प्लान बनता है सभी स्टेट्स का, फिर वो डिफरेंट कंपनीज को देते हैं और इसमें सब्सिडाइज्ड है, जो हमारा यूरिया है, DAP है, MOP है, इसमें करोड़ों का रुपया जो है सब्सिडी दिया जाता है और एक फार्मर को लोवेस्ट रेट पे पहुँचता है ये। अच्छा, हम कोई कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर का इन्हिसार केमिकल्स पे ग्रेजुअली कम हो, इकट्ठे तो नहीं हो सकता लेकिन ग्रेजुअली कम हो? जी, इस पे चल रहा है काम। जैसा मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, जिस तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पर बहुत सारे विलेजेस हमें अब कश्मीर में अडॉप्ट किए हैं जिन पे फुली ऑर्गेनिक, और अगर पेस्टिसाइड का जो है ऑर्गेनिक वो बायो पेस्टिसाइड्स है, तो बायो पेस्टिसाइड्स का भी रोल बनता है, हम उनको यूज़ करते हैं, लेकिन एब्रप्टली वी कैन नॉट स्विच ओवर टू द ऑर्गेनिक। इसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आएगा, जिसमें हम अभी रिसेंटली जो सुकास्ट वालों ने जो शेड्यूल निकालते हैं उसमें अब वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बायो पेस्टिसाइड्स भी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम चाहते हैं कि ये मिनिमाइज हो जाए। इसमें जो हमारा HADP का जो प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें एक प्रोजेक्ट जो है वो इसी पे है, पेस्टिसाइड पे है, जो मिनिमम यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजिसाइड्स जो भी है उसको करने के लिए उसमें हम अडॉप्ट करेंगे ऑर्चिड्स बहुत सारे कश्मीर में, तो फिर देखेंगे कि उसमें कितना इम्पैक्ट रहेगा। तो इसमें काम चल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके हेल्थ हैजर्ड्स इफेक्ट है, जैसा मैंने कहा कि ये बड़े हार्मफुल है, इनके टाइप्स जो है हाईली टॉक्सिक टू लीस्ट टॉक्सिक भी है, लेकिन इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूट होता है, हमारी सॉइल हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है, ह्यूमन हेल्थ जो है उस पर असर पड़ रहा है, कैंसर के केसेस जो है बहुत बढ़ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में पर्टिकुलरली, और एनिमल्स को भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो मिनिमाइज करने के लिए डेफिनेटली हमें ये काम करना पड़ेगा, और लेकिन ये है कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें, सो दैट कि इम्पैक्ट कम हो और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो ठीक हो। हम कहाँ से बात हमने शुरू की और कहाँ पहुँच गए जी, तो खैर, लेकिन है कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी स्कीम जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के हवाले से जिससे आम लोग फ़ायदा उठा पाएँ, ताकि आप हमारे नाज़रीन को बता दें कि कोई ऐसी स्कीम है? इसके बगैर आप बोल रहे? नहीं, मैं कह रहा हूँ इसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के हवाले से जो भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और सीड का काम है तो वो ये कर सकते हैं। उसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है BSc होना चाहिए, अगर BSc एग्रीकल्चर होगा तो बढ़िया है, BSc विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। तो वो ऑनलाइन, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम है सर, तो इसमें ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं agriculture.jk.go.in पे। वहाँ पर वो सारा जो भी इनको अगर पेस्टिसाइड की लाइसेंस निकालनी है उसमें रिक्वायरमेंट क्या है वो सारा वो देख सकते हैं, फर्टिलाइज़र की निकालनी है, सीड की निकालनी है, तो या एग्रीकल्चर मशीनरी का जो है वो भी रख सकते हैं, हायरिंग मतलब वो फिर किराए पे दे सकते हैं, तो इससे ये अच्छा अपना रोज़गार कमा सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछना भूल गया, वो ये कि काफ़ी रिसर्च हो गई है और अब हम फर्टिलाइजर्स को पूरा 50 किलोग्राम का बोरी नहीं लेने की ज़रूरत है, अब एक छोटी बोतल में वो आ सकता है, तो उसका रिवाज शुरू हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ जो नैनो
टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, देखो टेक्नोलॉजी बदलती जाती है। जिस तरह हम पहले जब ब्रॉडकास्टिंग होती थी उस वक्त के कैमरास कैसे थे, तो उसमें भी कैसे वो इवॉल्व हो गया। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी जो है टेक्नोलॉजी, पहले ऑर्गेनिक पे ही सब कुछ चलता था, फिर केमिकल आ गया, और केमिकल में भी अब नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में क्या है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज़ ने जो है यूरिया और डीएपी का निकाला है इसमें, तो उसमें भी ये है कि उन्होंने एक्चुअली, हमने भी उनसे बात की है, हमारे पास भी आए वो जो हमारे सुकास्टिक के रिसर्च स्टेशन है, उन्होंने भी उस पर रिसर्च किया, तभी वो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। तो अब हमने भी उनको कहा कि जो फार्मर्स है आप अडॉप्ट करो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखो अगर एक एक विलेज भी अडॉप्ट हो जाए, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि जब तक इंसान प्रैक्टिकली नहीं देखेगा इम्पैक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। तो उन्होंने वैसा ही किया है, वो अडॉप्ट कर रहे हैं फार्मिंग कम्युनिटी को, फिर वो उनकी मतलब ट्रायल्स ले रहे हैं और उस पर काम चल रहा है। तो आगे इसी का दौर है, तो ये तो अभी शुरुआत है, अभी कुछ खास नहीं कहा जा सकता, उतना नहीं है अभी तो, बट इट विल टेक टाइम। अभी तक ये प्राइवेट सेक्टर में ही है, अभी ये मतलब जो फर्टिलाइजर्स और इसमें कोई कंसेशन नहीं है, स्टेज पे ही है। तो अभी लेकिन टेक्नोलॉजी है, इसमें एफिशिएंसी है, लेकिन जहाँ तक इसका रोल है वो तो स्प्रे, जहाँ जो लीव्स पे हम कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू दैट ऑन रूट्स पे तो हमें खाद डालनी है नीचे। तो वो भी मतलब अगर हम मार्च में डालते हैं यहाँ, या अक्टूबर नवंबर में भी डालते हैं, तो उस वक्त हमारे इसमें लीव्स नहीं होते हैं। सही बात है ना। तो उस वक्त हम ये नहीं कर सकते, उस वक्त हमें फिर वही करना पड़ेगा। फिर एडवांस स्टेज में जब लीव्स आएंगे, चाहे क्रॉप हो, हमारा ऑर्चिड्स हो, तो उस पर हम स्प्रे कर सकते हैं। इसमें एफिशिएंसी काफ़ी है, क्योंकि लीव से ही ये एब्जॉर्ब करके फिर प्लांट में जाता है, फिर तो ये नीचे तक जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी है, इसको अडॉप्ट करना है। फार्मर जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा, प्रैक्टिकली नहीं देखेगा, तब तक तो वो मानेगा ही नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट है, तो जैसा फार्मर्स को रिजल्ट आएगा शाहपुर साहब, काफ़ी तवील बात हो गई, तो आपके जहन में जो भी था और आपका जो तजुर्बा था आपने हमारे नाजरीन तक पहुंचा दिया। तो अगर इसको हम मुख्तसरन समराइज़ करने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर शुरू से ही एक इन अ वे नेचुरल फार्मिंग करता था, उसके बाद थोड़ा जो मैन्यूअर हम यूज़ करते गए वो तो हमेशा हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है, लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन बाद में पोस्ट 47 आ गया, तो उसमें हमने फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज़ शुरू किया, और अब बहुत आगे पहुंच गए हैं, और ये इस हद तक पहुंच गए हैं कि ये हमें हमारे बाग, हमारी ज़मीन, और अब हमारी ज़िंदगी को मुतासिर भी करने इसने शुरू किया है वो करना। तो अब कोशिश मुख्तलिफ सतहों पर ये हो रही है कि किसी तरह से केमिकल्स का यूज़ कम किया जाए। तो इस सिलसिले में जो नई पॉलिसीज़ आती रहेंगी, तो हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है, जिसके साथ मैक्सिमम लोग लिंक्ड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो इन चीज़ों को, इन एडवाइजरीज़ को जो सुकास्ट की तरफ से, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उनको बड़ा सीरियसली लें, और ताकि उनका नुकसान भी ना हो और उनकी ज़िंदगी भी सेहतमंद रहे। तो शाहपुर साहब, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, हम आपके निहायत मशकूर हैं, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में कोई और मौका ढूंढ लेंगे आपसे फिर बात करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे भी बात होगी।